चलो, अब है ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। तो 3 ऑब्जेक्ट हैं। पहला, टू गिव इंफॉर्मेशन, ये तो पढ़ चुके हैं अपन, एक बार बस देख लो फटाफट से। To give information to the world regarding legal rights and liabilities of the parties arising out of the transaction that already took place, पहला। दूसरा, to preserve documents which may be of legal importance afterwards, and तीसरा, to prevent fraud। कुछ भी लीगल लैंग्वेज नहीं है, ये सब तो इतनी इजी लैंग्वेज अपन जानते हैं, इससे कठिन लैंग्वेज तो अपन पढ़ते हैं। मुझे अब एक फायदा और है जो मेरे दिमाग में अभी अभी आया, आप लोग बताना मेरी बात अगर सही लगे तो। हाँ यार सर, ये बात भी है। एक फायदा ये भी है रजिस्ट्रेशन कराने का कि यार मैं अगर किसी व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए का 1.5 करोड़ का मकान खरीद रहा हूँ, तो मुझे इस बात का डर होगा कि नहीं होगा दिमाग में कि यार कहीं ये ट्रांजेक्शन फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये बंटी और बबली तो नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ, कि किसी और का ही मकान है अपना बता के, इसका मालिक अमेरिका में रहता है, तो ये फलाना कोई भी खाली मकान पे जाके दावा बोल दिया और इस मकान को अपना बता के मेरे को बेच रहे हैं, कागज वागज सब साइन करा के पैसे लेके भग जाएंगे, कल को रियल मालिक आके मेरे को बाहर निकाल देगा। ये डर मेरे दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो हाँ या ना। हाँ रहेगा। लेकिन अगर मैं मकान नंबर देख लूं, लॉट नंबर देख लूं, उस पूरी प्रॉपर्टी की जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके एक छोटी मोटी 100-500 हजार रुपए की फीस देके उसकी प्रॉपर्टी की जानकारी निकला लूं कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो वहां से जानकारी निकल के आ गई कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर रामलाल जी के नाम से रजिस्टर्ड है। और जब मैं मिला जो मेरे को बेचने वाला है उससे, तो उसका नाम तो श्यामलाल है, और मैंने कहा कि सर आपका भी आधार कार्ड दिखाओ, तो आधार कार्ड पे उसका नाम श्यामलाल ही था। तो श्यामलाल अपने आप को ओनर बता के बेच रहा है, जबकि प्रॉपर्टी रामलाल के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से जानकारी निकला आया हूँ। तो क्या मैं बच जाऊंगा इस फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन से? जीवन भर की कमाई मेरी वेस्ट होने से बच जाएगी? हाँ, तो ये सिक्योरिटी मुझे भी तो मिल रही है। प्रोस्पेक्टिव बायर को जब आप रीसेल करने जाओगे फ्यूचर में, तो रीसेल करते समय जो बायर होगा, आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसका फायदा ये है कि वो भी इस ट्रांजेक्शन को लेके बहुत अश्योर्ड रहेगा। अब इसको सेल ऑफ गुड्स में याद करो, ये तो रिमूवेबल प्रॉपर्टी की बात चल रही है। सेल ऑफ गुड्स में था ना, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल एंड नो वन कैन पास ए टाइटल बेटर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। ये तो लॉ का प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है लॉ का। तो जब मेरे पास ओनरशिप ही नहीं है तो मैं तुझे बेचूंगा कैसे? और मैं पैसा लेके बेच भी दूं तो भी तुझे जीरो मिला और मैं पैसा लेके भग गया। तो ये परिस्थितियां निर्मित ना हो, इसके लिए भी तो रजिस्ट्रेशन कराना एक बहुत अच्छे फायदे की चीज है। बोलो हाँ, ये बहुत बढ़िया लॉजिक निकल के आया एक और, जो किताबों में नहीं मिलेगा। लॉ की यूनिवर्सिटी बनना पड़ेगा इसके लिए अपने को। बोलो आया या नहीं आया? है ना? तो आपने क्या सीखा कि सर हम सीएस बनेंगे, 5-7 डिग्री लेंगे, पैसे वाले बनेंगे, करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लेकिन जब खरीदेंगे तो रजिस्ट्रेशन एक्ट को ध्यान में रखेंगे, चेक करेंगे, सारी चेन डॉक्यूमेंट निकालेंगे कि रामलाल के पहले कौन ओनर था, उसके पहले कौन ओनर था, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिस से पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकाल लेंगे, खुद नहीं तो वकील के थ्रू करेंगे, लेकिन हमको पता जरूर रहेगा कि ये सब कराना है। और पूरी चेकिंग के बाद ही हम किसी प्रॉपर्टी में अपने करोड़ों लाखों रुपए इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे। अरबों भी लगाओ आप तो, मेरी तरफ से आपको आई विश करोड़ों अरबों कमाए आप लोग सब। चलो भाई, हमसे ज्यादा कमाए, हमसे ज्यादा नाम कमाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया। चलो, तो फ्रॉड नहीं होगा, डॉक्यूमेंट प्रिजर्व हो जाएगा और वर्ल्ड को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पार्टीज के लीगल राइट्स और लाइबिलिटीज इस ट्रांजेक्शन में क्या अराइज हुए हैं, पूरे वर्ल्ड को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब जो मांगना चाहे उसको। चलो, अब इस एक्ट के ओवरव्यू पे आते हैं। ओवरव्यू, पहला, ट्रांजेक्शन टुक प्लेस और वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेबल है। एक तो ट्रांजेक्शन हुआ और उसका डॉक्यूमेंट भी साइन हुआ, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेबल है, तो ये पहली स्टेप हो गई कि लेन देन हुआ, इधर प्रॉपर्टी की चाबी दी, कागज दिए, साइन की और पैसे दिए, और ये सब किसके साथ हुआ? एक डॉक्यूमेंट पे हुआ। तो ये दोनों चीज एक साथ होगी, ट्रांजेक्शन प्लस डॉक्यूमेंट। अब इसको क्या करना है, नीचे आओ, तो इसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेजेंट करना है। अब रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार एक ही बात है, जनरली सब रजिस्ट्रार ही कर देता है या रजिस्ट्रार कर देता है, दोनों के तकरीबन पावर एक ही है। इवन कंपनी लॉ में भी जो आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसके नीचे जो होता है वो असिस्टेंट आरओसी या सब रजिस्ट्रार ही होता है। ये अपन ने वहां भी पढ़ा है, असिस्टेंट पीआईओ और पीआईओ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, और असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, दोनों के पावर तकरीबन सेम है। कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, पावर तकरीबन सेम, एक ही ऑफिस में दोनों बैठते हैं।
अंतर इतना है कि सब रजिस्ट्रार के पास गए और उसने मना कर दिया कि नहीं कर ले जाओ तुम्हारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर, तो आप उसकी अपील रजिस्ट्रार के पास करोगे। लेकिन अगर रजिस्ट्रार के पास गए थे और उसने मना कर दिया तो फिर उसकी अपील आप सिविल कोर्ट में करोगे। ये अंतर है। तो मेरा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेबल है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ, और अगर रजिस्ट्रार मना कर रहा है तो मैं उसकी अपील कर सकता हूँ सिविल कोर्ट में। और सब रजिस्ट्रार के पास गया था, उसने मना किया, तो उसकी अपील रजिस्ट्रार के पास। सीधी बात है। भैया ने मारा, मम्मी से कहेंगे। मम्मी ने भी डांटा या मारा तो पापा से कहेंगे। पापा ने भी डांटा या मारा तो दादाजी से, दादी जी से बोलेंगे। फिर उन्होंने भी परेशान किया तो दादाजी से बोलेंगे। इसमें मेल फीमेल का जो है वो उल्टा भी हो सकता है। किसी घर में महिलाओं की ज्यादा चलती है, किसी में पुरुष की। ये सर्कमस्टेंशियल है, पर मेरा लॉजिक आप तक पहुंच रहा है। ये हो गया हमारा। आगे बढ़ रहे हैं। ये रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट दो तरह के सर, यहाँ तीन है, आप दो बता रहे हो। दो तरह के डॉक्यूमेंट, वापस सुन लो। डॉक्यूमेंट कितने तरह के? दो। दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं डॉक्यूमेंट दो तरह के। समझ आया क्या? डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं डॉक्यूमेंट, होते हैं डॉक्यूमेंट दो तरह के। इसको बोलते हैं 3D पढ़ाई। तीन तरीके से पढ़ा ना अपने एक ही सेंटेंस को, तो ये 3D हो गया। तो बहुत दिनों से ऑनलाइन वर्चुअल अपना 2D चल रहा था, आज इसको 3D कर दिया। चलो, तो डॉक्यूमेंट कितने तरह के? दो तरह के। कौन से दो? रजिस्ट्रेबल और नॉन रजिस्ट्रेबल। लिखो कॉपी में, कहीं पे भी नोट्स में लिख लो, रजिस्ट्रेबल और नॉन रजिस्ट्रेबल। ठीक, रजिस्ट्रेबल और नॉन रजिस्ट्रेबल। ठीक, नॉन रजिस्ट्रेबल कितने तरह के? कोई तरह नहीं होते उसके। नॉन रजिस्ट्रेबल है तो नॉन रजिस्ट्रेबल है, उसका रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट तीन तरह के, 17(1), 17(2), 18। 17 सबसेक्शन 1, 17 सबसेक्शन 2, 18। कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी और ऑप्शनल। और यहाँ आके प्योर लैंग्वेज पे अपन खेल खेलेंगे। थोड़ी देर रुक जाना बस, कोई प्रश्न मत पूछना, थोड़ी बटरफ्लाई अपने रोक लेना, मैं सब बता दूंगा। और फिर ढूंढ लेना पूरे यूट्यूब पे, पूरे भारत में, पूरे पूरे जहां जहां ढूंढना हो आपको ढूंढ लेना। इससे बेहतर इंटरप्रिटेशन मिल जाए तो मुझे एक मैसेज कर देना। ठीक, फिर जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी। चलो, नाम सीख। देखो, रजिस्टर में एबल जोड़ दो, तो जिसका रजिस्ट्रेशन एबल यानी हो सके, और नॉन रजिस्ट्रेबल जिसका रजिस्ट्रेशन हो सके, नॉन लगा दिया यानी नहीं हो सके, वो नॉन रजिस्ट्रेबल। उदाहरण के तौर पे ये मेरे नोट्स, क्या ये डॉक्यूमेंट हैं? हाँ या ना? ये जवाब दो कि ये डॉक्यूमेंट है या नहीं। पर क्या इसका रजिस्ट्रेशन होएगा? रजिस्ट्रार के पास जाके अरे बोले घर ले जाओ, ये इन चीजों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। आपने अपनी कॉपी में जो नोट्स बनाए मुझे सुन सुन के, ये रजिस्ट्रेशन, ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है? कुछ कागज है, एविडेंस है, रजिस्ट्रेबल है? रजिस्ट्रेबल नहीं है, डॉक्यूमेंट तो है। मतलब डॉक्यूमेंट बहुत तरह के होते हैं। ये जितनी कॉपियां आपने भर दी आज तक, हजारों लाखों कॉपियां बच्चे लिखते हैं, लाखों करोड़ों भारत में बच्चे हैं, सब इतनी सारी कॉपियां बना के लिखते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट है, पर रजिस्ट्रेबल नहीं है। तो ये सब नॉन रजिस्ट्रेबल हो गए। अब बचे कौन से? वो जो रजिस्ट्रेबल हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मतलब एक वो जिनका रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता, कराने की इच्छा हो तो भी नहीं हो सकता है, हटा दो उनको। अब बचे वो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हो सकता है। अब हो सकता है वाले के तीन भेद। पहला, जिनका हो सकता है और प्लस होगा ही, कराना ही पड़ेगा। दूसरा, जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कराना ही पड़ेगा वाली लिस्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, नहीं भी कराओगे तो चलेगा। और तीसरा, जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कराओ नहीं कराओ आपकी इच्छा पे, है ना? अंतर समझना। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो आप लोगों को, ये सब जो पढ़ रहे हो आप, मेरी स्क्रीन पे जो नीचे चार्ट में दिख रहा है रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट में 17(1), 17(2), 18 में, आपको सारा कंफ्यूजन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 18 में है। फटाफट से हाँ बोलो कि सर ये हमको बात जम नहीं रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने आज खाना नहीं खाया, या फिर आज खाना खाया नहीं मैंने। तो इसमें या लगाने की क्या जरूरत है, दोनों एक ही तो बात है ना? ऐसे लग रहा है ना आपको देखने में? नॉट कंपल्सरी रजिस्टर और ऑप्शनली, ऑप्शनल है जिनका रजिस्ट्रेशन, ये तो एक जैसा ही लग रहा है। फिर क्या मतलब सर अलग अलग सेक्शन देने से? बोलो ये कंफ्यूजन हुआ कि नहीं? पैदा होना जरूरी है कंफ्यूजन,
हुआ ही नहीं कंफ्यूजन पैदा तो मजा क्या आएगा जीवन में यार। तो फिर मेरा क्या काम, सेल्फ स्टडी कर लो ना भाई, फिर तो टीचर की जरूरत ही यहाँ पड़ती है। हो गए कंफ्यूज? अंतर बताते हैं दोनों में। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में लिस्ट है उन डॉक्यूमेंट्स की जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के जो क्लॉजेज हैं उन कैटेगरीज में आते हैं, मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आते हैं, फिर भी लॉ ने उनको एक्सप्रेसली एग्जेम्प्ट किया है। एग्जेम्पशन लिख लेना वहां पे वर्ड ब्रैकेट में, एग्जेम्प्ट किया है कि वैसे तो ये कंपलसरीली रजिस्टरेबल है, लेकिन फिर भी लॉ ने इनको एग्जेम्प्ट किया है। मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 की किसी कैटेगरी में फॉल होते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में जो क्लॉजेज हैं ABCDEF जो क्लॉजेज हैं उनमें कहीं किसी क्लॉज की कैटेगरी में आते हैं ये डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में लिखे हैं। मतलब ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी वाले हैं, लेकिन फिर भी लॉ ने इनको एग्जेम्प्ट किया है खुद से अपनी इच्छा से कि जाओ इनका रजिस्ट्रेशन मत कराओ, कराओ मर्जी है जो करो, कंपलसरी होने के बावजूद भी एग्जेम्प्ट किया है। और 18 में सेक्शन 18 में वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन लॉ ने शुरू से ही ऑप्शनल बोला है, ये किसी भी कंपलसरी की लिस्ट में नहीं जा रहे। ये एक बार बताया, एक बार में जिसको आ गया वो बच्चा इंटेलिजेंट है। बाकी बच्चों के लिए मैं दोबारा बोलूंगा, वापस बोलूं 17 सबसेक्शन 2 और 18 में क्या अंतर है। इसको पहले कंसेप्ट बिल्डिंग के एग्जांपल से करता हूं मैं, ठीक है, कंसेप्ट बिल्डिंग के एग्जांपल से, फिर उसको यहाँ पे अपन कोशिश करेंगे फिट करने की। थोड़ी देर के लिए फर्ज करो, हाँ रिपीट कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर के लिए फर्ज करो कि 3 कपल हैं, एक लड़का लड़की एक कपल, दूसरा लड़का लड़की दूसरा कपल, तीसरा लड़का लड़की तीसरा कपल। एक गांव में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, और एक तरह नॉर्मल किसी नॉर्मल मतलब, सुनो अब ये जो गांव वाले लड़का लड़की हैं ये आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगे और कहीं चोरी छुपे मिलने भी लगे और किसी दिन पकड़ा गए। इनके माता पिता ने पीछा किया इनका और देख लिया। अब बताओ इनकी शादी कराएंगे ऑप्शनल है या कंपलसरी? गांव की बात कर रहा हूँ, क्या कराएंगे गांव वाले? सही जात के हैं बिल्कुल करवाएंगे। आप मैं कह रहा हूँ वही मानो, बस करवाएंगे। तो ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, थोड़ी देर के लिए मानो ना मेरी बात, मेरे कहने पे मान लो कि ये कंपलसरी में जाएगा। गांव वाले करा देते हैं, गांव में अच्छा नहीं मानते हैं ना, लड़का लड़की साथ में घूम रहे हैं और फिर कहीं अकेले में मिल रहे हैं, खेत में मिले, ये गलत है सब। वो मिले हैं तो चलो फिर इनकी शादी कराओ साला। अब ये दोनों ही किसी और के लायक नहीं बचे, मुंह दिखाने लायक, इनकी शादी करा दो, ये आपस में रहेंगे साथ में। ये गांव का कल्चर है, मोटे मोटे हिसाब किताब। अब आप मेरे को एक्सेप्शन मत देना कि सर आपको पता नहीं गांव में चेंजेस आ गए। थोड़ी देर के लिए अपन इमेजिन कर रहे हैं ट्रेडिशनल इंडियन विलेज, ठीक। दूसरा, एक लड़का और एक लड़की दोनों शहर में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, लिव इन में, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब बताओ, और साथ में रह रहे हैं बहुत साल से, तो टेक्निकली वो जिस तरीके से रह रहे हैं उस तरीके से रहने में तो उनका रजिस्ट्रेशन यानी कि मैरिज कंपलसरी हो जाना चाहिए। वो सब कर रहे हैं और उस तरीके से रह रहे हैं जो कंपलसरी में आना चाहिए, लेकिन फिर भी लॉ ने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया कि वैसे तो तुम जो कर रहे हो वो कंपलसरी की लिस्ट में आता है, ये अब मैरिज ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो एग्जेम्प्टेड है, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, आगे जाके ठीक। तीसरा, नॉर्मल लड़के लड़की हैं जो सिर्फ एक दूसरे से हेलो हाय करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करते हैं, पसंद करते हैं, क्रश है, क्रश से ज्यादा भी हो सकता है, घर वालों को भी पता लग गया है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब बताओ ऐसा कुछ कर चुके हैं क्या कि इनकी शादी कराना कंपलसरी हो गया है? बिल्कुल नहीं। तो इनकी शादी कराना कैसा है? ऑप्शनल है। घर वाले करा भी सकते हैं, लेकिन लगता है कि लड़की की कास्ट अलग है लड़के की अलग है तो नहीं भी करा सकते, वो कुछ भी कारण हो सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट वाले केस में तो कंपलसरी कराएंगे, सेकंड वाले में वैसे तो कंपलसरी कराने जैसा है पर फिर भी चलो एग्जेम्प्ट करते हैं। रूरल एरिया और अर्बन एरिया में अंतर है, इसलिए ये लॉजिक हमेशा मत लगाना, मतलब इससे अपन कंसेप्ट समझेंगे। और तीसरा, ऑप्शनल ही है, शुरू से ही ऑप्शनल है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि इसको कंपलसरी की लिस्ट में डालें, ये पहले भी ऑप्शनल था अभी भी ऑप्शनल है। अब समझ में आया कि 3 चीजें क्या होती है? कंपलसरी, कंपलसरी में आने वाला लेकिन फिर भी किसी कारण से एग्जेम्प्ट,
और तीसरा जो कंपलसरी है ही नहीं। ये कंसेप्ट समझ में आए कि नहीं? ये 3 शब्द समझ में आए? कंपलसरी, कंपलसरी में आता है लेकिन फिर भी एग्जेम्प्ट, और तीसरा जो कंपलसरी होता ही नहीं है, जो है होता ही ऑप्शनल है। सेक्शन, अब मैं प्रोफेशनली बता देता हूँ। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और क्लॉज सी में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। सभी सेक्शन 17 के जितने भी सबसेक्शन हैं और जितने भी क्लॉज हैं, सॉरी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के जितने भी क्लॉज हैं, सब में कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है। दिशा ध्यान से सुनना, ठीक? एग्जांपल सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग का था, उसको भूल जाना। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के जितने भी क्लॉज हैं, क्लॉज ए क्लॉज बी, उनमें एक लिस्ट दी हुई है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। उसमें क्लॉज बी और क्लॉज सी जो हैं, उन क्लॉज बी और क्लॉज सी में कई तरह के डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, और चूंकि वो क्लॉज बी और क्लॉज सी की कैटेगरी में आएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट, और क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल है, इसलिए वो सारे डॉक्यूमेंट भी कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल हैं। उनमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट अलग से निकाले भारत सरकार ने, लॉ मेकर्स ने, कि ये वैसे तो कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल की लिस्ट में जाएंगे, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी और क्लॉज सी की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वैसे तो इनका कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी इनको ऑप्शनल की कैटेगरी में डालो। और यहाँ ऑप्शनल मतलब कंपलसरी है फिर भी ऑप्शनल कर रहे हैं, तो फिर एक बीच की कंसेप्ट हो गई। ये कंपलसरी की कैटेगरी में आनी चाहिए पर फिर भी इनको ऑप्शनल में रखो, तो वो जो ऑलरेडी ऑप्शनल है उनका क्या होगा? तो बोलो उनको ऑप्शनल बोलेंगे, और जो कंपलसरी है लेकिन फिर भी इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं करना है, तो इनको नॉट कंपलसरी की कैटेगरी में डाल। तो ये 3 कैटेगरी होगी, पूरी तरह से कंपलसरी, इधर पूरी तरह से ऑप्शनल, और बीच में एक कैटेगरी बनी क्या, जो वैसे तो कंपलसरी है, वैसे तो कंपलसरी है लेकिन एक्ट ने स्पेसिफिकली उनको नॉट कंपलसरी करा है। अब समझ में आया? अब आगे लिस्ट आएगी ना, पर अपनी तो आदत है प्रवेश द्वार को इतने अच्छे से पढ़ें कि अंदर प्रवेश करना एकदम इजी हो जाए। लिस्ट है आगे, 17 सबसेक्शन 1 की लिस्ट है, 17 सबसेक्शन 2 की लिस्ट है, 18 की लिस्ट है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लिस्ट एक बार में समझ में आ जाएगी अगर यहाँ मेहनत कर ली मैंने आपके साथ तो। अब लिस्ट पे आ जाते हैं। थिंग्स आर गोना गेट वेरी इजी फॉर अस इफ वी रीड द लिस्ट। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, और ये सबसेक्शन 1 के सारे क्लॉज आएंगे नीचे, ए बी सी जितने भी हैं ये सब क्लॉजेस हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 17 याद हो गए, 3 सेक्शन, आगे बढ़ रहे। तो पहला डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। और ये आप लिखो तो आईएमपी लिखो, उसके नीचे एक लाइन खींचो और एक डॉट लगाओ, स्टार मत बनाना, स्टार बनाओगे तो पाप लगेगा, या अभी मत लगाना, आपने आज तक लगाया हो कोई बात नहीं, अभी आज मैं बोल रहा हूँ अभी मत लगाना। आप IMP लिखना, एक नीचे लाइन खींचना और एक डॉट लगाना। कर दिया ऐसा? एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स whose registration is compulsory under section 17 of the registration act, ऐसा, अथवा मेंशन द डॉक्यूमेंट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ विच इज कंपलसरी अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो सेक्शन नहीं देंगे तो सेक्शन अपन डाल देंगे। कुछ कुछ तो सेक्शन इतने आसान और इतने बढ़िया होते हैं, फेमस की याद ही हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। चलो, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज कंपलसरी। पहला, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू, आप हर जगह लिख लेना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन तभी कंपलसरी होगा जब उसकी वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा की। ये एक मोटा मोटा ऊपर ही लिख लो तो कहीं पे, ये कहीं भी इस पेज पे ऊपर एक जगह बड़े अक्षरों में लिख लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में जब भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात आएगी वो तभी आएगी जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज और मोर हो। 100 रुपये या उससे ज्यादा मूल्य की वैल्यू ऑफ 100 रुपीज और मोर की इमूवेबल, इमूवेबल हाँ, जमीन जायदाद मकान खेत, उनकी बात चल रही है इमूवेबल की। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में लिखा है कि 100 रुपीज और उससे ज्यादा मूल्य की इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो शिवानी बोलती है सर 100 रुपए की तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, 100 रुपए से ज्यादा की होती है, 100 रुपए या उससे कम की तो होती ही नहीं है ना। एक छोटा सा 1 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी लेने जाओ तो 5,000 का आता है, और एक स्क्वायर फीट का तो प्लॉट कोई बेचता ही नहीं है, एक पेड़ नहीं लगता है 1 स्क्वायर फीट की जमीन में, तो बीज बो के, है ना। तो फिर मैंने कहा था कि ठीक है लिखा है लॉ में, तो आप इसके समकाल में कंटेम्पोररी एरा में जाओ, और वहां पे क्या है, उस जमाने में 1908 में 100 रुपए से कम की भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती थी, 25 रुपए की, 30 रुपए की,
5 रुपए में तो खेत मिल जाता था उस जमाने में। तो तब 100 रुपए से कम वाले जो छोटे मोटे इमूवेबल का ट्रांजेक्शन होते थे उनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, पर 100 रुपए से ज्यादा की वैल्यू वाले जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन होते थे उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था। अब चाहे वो गिफ्ट हो कि सेल हो कि एक्सचेंज हो, कुछ भी हो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप दे रहे हो किसी व्यक्ति को, गिफ्ट में दो, एक्सचेंज में दो, लीज में दो, सेल करो, कुछ भी करो, अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज या मोर है या उस ट्रांजेक्शन की वैल्यू 100 रुपीज और मोर है तो उस ट्रांजेक्शन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ट्रांजेक्शन का मतलब उस ट्रांजेक्शन का जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसका रजिस्ट्रेशन, तो डॉक्यूमेंट का ही होगा। चलो भी फटाफट से बोलो हाँ या ना। देखिए, रजिस्टरिंग अ गिफ्ट डीड विद द सब रजिस्ट्रार इज मैंडेटरी एज पर सेक्शन 17 ऑफ दिस एक्ट एंड एज पर सेक्शन 123 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दोनों ही एक्ट में कंपलसरी है। वहां पे भी लिखा हुआ है सेक्शन 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में। और अगर नहीं कराते हैं ऐसा, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं गिफ्ट का, तो गिफ्ट विल बी इनवैलिड। अब एक केस है कल्याण सुंदरम वर्सेस कुमारप्पा, ये केस पढ़ते हैं अपन, देखते हैं क्या हुआ था इसमें एग्जैक्टली। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट इफ द डोनर डाइज बिफोर रजिस्ट्रेशन, डोनर मतलब जिसने डोनेट किया, गिफ्ट है ना, तो गिफ्ट में सेल है या डोनेशन है, एक तरीके गिफ्ट मतलब फ्री में देना, एक तरीके से डोनेशन। तो जो डोनेट कर रहा है ट्रांसफरर उसको डोनर बोलते हैं, गिफ्ट में गिफ्ट देने वाले को डोनर बोलते हैं और जो लेता है उसको डोनी बोलते हैं। ठीक, बोलो फटाफट से गिफ्ट की दो पार्टीज के नाम, जल्दी बोलो। ट्रांसफरर, डोनर, नर नर एक जगह अर, और ट्रांसफरी और डोनी ई एक जगह। ठीक, तो जो ट्रांसफर कर रहा है वो डोनर है। तो अगर रजिस्ट्रेशन के पहले डोनर मर जाता है तो कोई बात नहीं, उसके मरने के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं प्रॉपर्टी का। कौन कराएगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जाएगा डोनर की तरफ से, और ऐसे ही माना जाएगा एज इफ उसकी जीते जी रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब उतना ही इफेक्टिव और वैलिड होगा। एज इफ वो जीते जी कराता तो भी तो वैलिड ही होता। तो उसके मरने के बाद अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव जाता है डोनी के साथ, डोनर का रिप्रेजेंटेटिव और डोनी दोनों जाके रजिस्टर कराते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। एज इफ वो जीते जी कराता तो जितना वैलिड होता उतना ही वैलिड होगा। ठीक, when the instrument of gift has been handed over by the donor to the donee and the same has been accepted by the donee, the registration cannot be revoked on the basis of revocation by the donor. On registration the deed of gift operates as from the date of execution. ये तो ठीक है, एक बार डोनी ने एक्सेप्ट कर ली, एक मिनट कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या? The registration cannot be revoked on the basis of, हाँ मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, इसमें कुछ गलत टाइप हो गया, प्रिंट हो गया। लिखो फटाफट से, मैं बोल रहा हूँ ये लाइन यहाँ से, when the instrument of gift has been handed over by the donor to the donee and the same has been accepted by the donee, यहाँ तक तो ठीक है। फिर the registration cannot be revoked on the basis of revocation by the donor, है ना? इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं, इसी में लिख लो the registration cannot be revoked on the basis of revocation by the donor। ये थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक, मतलब प्रिंटिंग एरर, ऑन द बेसिस। अब मतलब अगर रजिस्टर हो गई है गिफ्ट डीड और बाद में डोनर रिवोक करना चाहे, डोनर रिवोक करना चाहे कि मैं ये गिफ्ट रिवोक करना चाहता हूँ, तो वो रजिस्ट्रेशन भी रिवोक हो जाएगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रिवोक्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिवोकेशन बाय द डोनर। डोनर अपनी गिफ्ट रिवोक कर रहा है कि मेरे को नहीं देना, लेकिन अगर रजिस्टर हो चुकी है तो वो गिफ्ट रिवोक नहीं होगी, अब गिफ्ट हो गई सो हो गई। तो ये दो बातें कही थी इस केस में कोर्ट ने। पहला, अगर डोनर मर जाता है, गिफ्ट का जो डॉक्यूमेंट है, डीड है, वो रजिस्टर हो उसके पहले, तो वो उसका रिप्रेजेंटेटिव जाके डोनी के साथ मिलकर रजिस्टर करा सकता है और उसको पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा, एज इफ वो उसके जीते जी ही रजिस्टर हो गई, उतनी ईमानदारी से वैलिड मानी जाएगी। दूसरी बात और क्या बोली थी कोर्ट ने इसी केस में आगे बढ़ते हुए? बोले एक चीज और ध्यान रखना कि अगर एक बार गिफ्ट डीड हो गई साइन डोनर डोनी के बीच में, और डोनर ने गिफ्ट दे दी डोनी को, और डोनी ने एक्सेप्ट भी कर ली वो गिफ्ट और रजिस्टर भी हो गई है, और बाद में डोनर का मन करे कि नहीं यार मैं तो अपनी गिफ्ट रिवोक कर रहा हूँ, तो वो जो गिफ्ट रजिस्ट्रेशन है गिफ्ट का वो रिवोक नहीं होगा। आप रिवोक कर भी लो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जब रजिस्टर हो गई है तो डोनर के द्वारा गिफ्ट रिवोक करने से वो रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं होगा और वो डीड अभी भी डोनी के नाम पे ही रजिस्टर्ड मानी जाएगी और डोनी ही उसका ओनर माना जाएगा। कुल मिला के इसका सार यूं पकड़ना
कि गिफ्ट को रजिस्टर होने के पहले पहले आप रिवोक कर सकते हो चाहो तो, पर एक बार रजिस्टर हो गई गिफ्ट तो फिर आप चाह के भी रिवोक नहीं कर पाओगे, और कर भी दो लिखित में साइन करके कि मैं रिवोक करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, रिवोक यानी कैंसिल, तो भी आपकी वो गिफ्ट डीड रिवोक, वो जो रजिस्टर हो चुका है वो रिवोक नहीं होगा। और तीसरी एक बात और क्या बोली थी, आप गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन 2 महीने 3 महीने 4 महीने का जो टाइम पीरियड है कभी भी करा लो, लेकिन वो इफेक्टिव किस दिन से मानी जाएगी, जिस दिन साइन हुई थी उस दिन से। बच्चा पैदा होने के बाद, लॉजिक हमेशा याद रखना, बच्चा पैदा होने के बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट 3 साल बाद बनाओ आप। पढ़े हैं आलसी कर रहे हैं कि जिस दिन स्कूल में भर्ती करना होगा उस दिन हाथों हाथ जाके बर्थ सर्टिफिकेट बना लेंगे, एक दिन का काम है नगर निगम। तो बर्थ सर्टिफिकेट जिस दिन बच्चे का आप बनाते हो उस दिन बच्चा पैदा होता है, या वो पैदा तो जिस दिन हुआ था उसी दिन हुआ था। तो बच्चे की एक्चुअल डेट जिस दिन वो पैदा हुआ था वो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का अर्थ लॉ में साइन करना है, बता चुका हूँ यहाँ पे, पार्टी साइन करती है उसको एग्जीक्यूट बोलते हैं, स्टैम्प एक्ट में पढ़ा है हमने। तो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ था वो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, जिस दिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना, ये लॉजिक बिल्डिंग है, मान लो वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो बताओ बच्चा कब से इफेक्टिव है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से कि डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से, पैदा तो उसी दिन हुआ ना, उम्र तो 3 साल ही गिनी जाएगी कि आज पैदा हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट आज बनाए तो आज एक दिन का हुआ, नहीं, वो है तो 3 साल का ही। बस उसी तरह से अगर कोई डॉक्यूमेंट, अब इसको यहाँ लगा लो, वो एग्जाम्पल भूल जाओ, कोई डॉक्यूमेंट है जो आपके बीच में साइन हो गया यानी एग्जीक्यूट हो गया, और बाद में 3 महीने 4 महीने जब भी टाइम पीरियड है रजिस्ट्रेशन का उसके अंदर अंदर जाके आपने रजिस्ट्रेशन कराया, ऐसे 3.5 महीने बाद जाके कराया, तो जिस दिन रजिस्टर होगा वो डॉक्यूमेंट उस दिन से इफेक्टिव होगा, या जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ था उस दिन से इफेक्टिव होगा? बोले रजिस्टर कराने के बाद उस डॉक्यूमेंट की जो इफेक्टिवनेस है वो या ऑपरेट कब से करेगा, बोले फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। डन, डनादन, पहला पॉइंट। फटाफट से जवाब दो, आज इतना ही करेंगे पर फिर कल करेंगे।